Now, let's start discussing this problem. In fact, इस प्रॉब्लम में कंसेप्ट और लॉजिक वही है जो हमने सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक लॉजिक को जो समझा था वही है। मैंने बताया था कि एक पार्टिकल को धागे से बांध दिया जाए, एक पार्टिकल को धागे से बांध दिया जाए और उसको ऐसे ऐसे घुमाया जाए। वर्टिकल पाथ में वो ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा, तो वर्टिकल पाथ में ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगी, उसकी टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कम होगी और जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। और हम कहते हैं उसमें उसके सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने के लिए हमने एक कंडीशन बताई थी, एंड दैट कंडीशन वाज कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने सर्कुलर मोशन डिस्कस करते समय वह चीज बताई थी। इसी कंसेप्ट को हम इधर दोबारा अप्लाई करेंगे। इधर धागा नहीं है, इधर एक सर्कुलर लूप है, इसमें कैसे कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे यह देखते हैं। अब फॉर completing the circular path, अब जरा सोचिए, यदि यह पार्टिकल सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं करता है तो कैसे नहीं करेगा? ये या तो यहां तक आए और लौट जाए, या यहां तक आए और कुछ ऐसे पाथ में चला जाए। हम कहते हैं यदि यह पार्टिकल इस लूप के अंदर टॉप मोस्ट पॉइंट तक आ गया तो यह सर्कुलर मोशन को कंप्लीट जरूर करेगा। सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने के लिए इस पार्टिकल को इसके टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचना चाहिए। टॉप मोस्ट पॉइंट तक ये इस सर्कुलर लूप के कांटेक्ट में रहना चाहिए। इस पॉइंट पर यदि यह लूप के कांटेक्ट में रहा तो सर्कुलर मोशन जरूर करेगा। इट शुड नॉट लूज कांटेक्ट एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। It should not lose contact at the topmost point. Hence, at topmost point, hence normal reaction must be greater than equal to 0. Here, इस जगह पर normal reaction greater than equal to 0 होना चाहिए। अब let's draw free body diagram at this point कि normal reaction greater than equal to 0 कैसे होगी। यहां सर्कुलर ट्रैक का टॉप मोस्ट पॉइंट है। इस जगह पर इस पार्टिकल के ऊपर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है और इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कैसे? नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन वुड बी लाइक दिस। और ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कैसे? ये नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरह से लगेगा कि जब यह पार्टिकल इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से इस इंस्टेंट पर है तो यह सर्कुलर मोशन v वेलोसिटी से कर रहा है, और यदि यह सर्कुलर मोशन v वेलोसिटी से कर रहा है तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय r लगेगा रेडियली आउटवर्ड। इस फ्री
फ्री बॉडी डायग्राम को देखकर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस समय में जो एनालिसिस कर रहा हूं, इस समय जो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हुआ है, ये किस रेफरेंस फ्रेम में बनाया हुआ है? यह इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में बनाया हुआ है या नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में बनाया हुआ है? ये जो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम इस समय बनाया है, जब यह पार्टिकल इस सिचुएशन पर है, इस सिचुएशन के लिए मैंने यह फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। इस सिचुएशन के लिए यह जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया गया है, इस फ्री बॉडी डायग्राम को बनाने के लिए मैंने जो रेफरेंस फ्रेम रखा है वह इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है? Whoever is having the mic, आपको आंसर देना पड़ेगा, या तो आप माइक रखेंगे नहीं या फिर फटाफट आंसर दीजिए। Who is having the mic, प्लीज हाथ रेस कर दे, माइक को रेस कर दे जरा। पास में किसके पास में? नहीं, माइक पास नहीं कर सकते साथी, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। हाँ जी, Who is having mic? This is non-inertial frame. नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कौन सा? किसका? ऑफ द सर्कुलर मोशन इटसेल्फ। खास बात, हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंडिकेट करी है। जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंडिकेट कर देते हैं, रेडियली आउटवर्ड फोर्स इंडिकेट कर देते हैं, इसका मतलब हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में काम कर रहे हैं, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ऑफ पार्टिकल इटसेल्फ। इन द नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ऑफ पार्टिकल इटसेल्फ और सर्कुलर मोशन इटसेल्फ, ये जो फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ करा है, ये एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में ड्रॉ करा है। और इसकी वजह है कि हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखा दिया, हमने सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल का कोई एक्सीलरेशन इंडिकेट ही नहीं करा। यदि हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में काम करते, तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में काम करते समय हम इस पार्टिकल का रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन दिखाते और हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं दिखाते। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हम इस फ्री बॉडी डायग्राम को कैसे बनाते, मैं उसे भी इधर बना देता हूं। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हम इस फ्री बॉडी डायग्राम को कुछ इस तरह से बनाते। यह पार्टिकल जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और v वेलोसिटी से मूव करते हुए इस पार्टिकल पर सबसे पहले हम एक्सीलरेशन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन एक्सीलरेशन ऑफ v²/r दिखाते। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड होता है एंड दैट एक्सीलरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एट एनी इंस्टेंट। सिंस वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इसलिए v²/r लिखा है। और इसके साथ में हम दिखाते हैं इसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg और साथ में नॉर्मल रिएक्शन n। हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में यह फ्री बॉडी डायग्राम बनाते। दिस इज इन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। खास बात, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में और इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में फ्री बॉडी डायग्राम में हल्का सा डिफरेंस जरूर दिख रहा है, मगर फाइनल इक्वेशन जो हम लिखेंगे उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इसमें हम ऐसे लिखेंगे n प्लस mg इज इक्वल टू mv²/r। इसमें हम ऐसे लिखेंगे।
जबकि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हम लिखेंगे N प्लस mg, यह एक्सीलरेटिंग फोर्स है, N भी रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन है, mg भी इनवर्ट डायरेक्शन है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। दोनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन दिख रही है। इधर हमने नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन लिखा, इधर डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, मगर फाइनल इक्वेशन दोनों ही केस में एक जैसी दिख रही है, कोई फर्क नहीं दिख रहा है। इसका मतलब सर्कुलर मोशन को चाहे हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में देखें, चाहे हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में देखें, फाइनल इक्वेशन एक जैसी बनती है, फाइनली रिजल्ट एक जैसे आते हैं, फाइनली आंसर एक जैसे आते हैं। अब जो खास हमसे सवाल पूछा गया, यह पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, यह कांटेक्ट कभी भी लूज नहीं करेगा यदि टॉपमोस्ट पॉइंट पर कांटेक्ट बना रहता है, मतलब टॉपमोस्ट पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन ग्रेडियंट इक्वल टू 0 होता है। तो मैं कहता हूं टॉपमोस्ट पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन जो है दैट इज mv²/r minus mg, it should be greater than equal to 0. This is the condition of not losing the contact. This is the condition of completing the circular motion. मैंने पहले इधर से n की वैल्यू लिखी, n क्या है, mg को इधर ले गया, mv²/r minus mg, this is n, n is equal to this. Now for not losing the contact, this n must be greater than equal to 0. ये बिल्कुल वही वाली बात हुई जैसे धागे और पत्थर के केस में मैंने कहा था कि धागे में जो टेंशन है वो हमेशा बना रहना चाहिए, टॉपमोस्ट पॉइंट पर भी टेंशन बना रहना चाहिए, टॉपमोस्ट पॉइंट पर भी टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। टेंशन कभी भी 0 से कम नहीं हो जाए, 0 भी नहीं हो इनफैक्ट। From this equation I will say mv²/r should be greater than equal to mg or v² should be greater than equal to gr। टॉपमोस्ट पॉइंट पर यह वेलोसिटी होनी चाहिए, तब वह कांटेक्ट कभी भी लूज नहीं करेगा। ये तो हुआ सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट, ये तो सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट हुआ। अब हम वर्क पावर एनर्जी के कंसेप्ट से वह चीज डिटरमाइन करते जो हमसे पूछी गई है। हमसे पूछा गया है मिनिमम वैल्यू ऑफ h सो दैट पार्टिकल कंप्लीट द सर्कुलर मोशन। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस हाइट पूछी गई है। अब इधर हम कहते हैं जब यहां पार्टिकल को हमने इस पॉइंट से रिलीज करा और यह पार्टिकल इस स्मूथ ट्रैक पर ट्रेवल करता हुआ यहां से यहां तक पहुंचा, तो सिंस द ट्रैक इज स्मूथ देयर इज नो फ्रिक्शन, हेंस टोटल मैकेनिकल एनर्जी शुड बी कंजर्व। टोटल मैकेनिकल एनर्जी should be conserved। हम कहेंगे इधर इनिशियल कंडीशन कहता हूं, दिस इज initial condition of kinetic energy and initial condition of potential energy, and this is the final condition of kinetic energy and the final condition of potential energy। अब initial kinetic energy is 0 क्योंकि इनिशियली इट्स रिलीज एट रेस्ट। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। इस पॉइंट पर इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है।
पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए मुझे रेफरेंस डिफाइन करना पड़ेगा। मैं इसे रेफरेंस बोल देता हूं, दिस इज द रेफरेंस। इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ही वेरिएशन आ रहा है, तो हमें सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही लिखने की आवश्यकता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी with respect to this reference, here is mg into h, while here it's mg into 2r. अब मैं लॉजिक लगा देता हूं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी plus potential energy must be equal to final kinetic energy plus potential energy. Initial kinetic energy की जगह पर 0 plus mgh is equal to half mv square plus 2mgr, और m throughout cancelled, थ्रूआउट एम कैंसिल होता हुआ दिख रहा है मुझको, और v स्क्वायर की वैल्यू जो दिखने लगी है मुझे, v स्क्वायर इज इक्वल टू gh माइनस 2gr इंटू 2 v स्क्वायर। बट जैसा हमने कहा है दैट दिस v स्क्वायर, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन, इस v स्क्वायर की कंडीशन हमने पहले ही लिख रखी है, दैट दिस v स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू gr। सो दिस v स्क्वायर, इस v स्क्वायर की जगह पर मैं ये वैल्यू लिख देता हूं, g इंटू h माइनस और 2g into h minus 2r, 2g into h minus 2r must be greater than equal to gr. G throughout cancelled, and this h comes out to be greater than equal to, सॉल्व कर दीजिए इसको, h माइनस 2r मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू r बाय 2, 2r उधर चले गया, h मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5r बाय 2। दिस इज the complete problem. अब इसी प्रॉब्लम का एक एक्सटेंशन दे रहा हूं, इसी प्रॉब्लम का एक एक्सटेंशन, ध्यान से सुनना। इफ दिस हाइट इज, इफ h इज इक्वल टू 8r, then what is normal reaction at bottom point and topmost point? If for completing circular motion, ये वाला पॉइंट खत्म हो गया, ठीक है ना। अब इसी का दूसरा पार्ट दिया है मैंने, पार्ट 2 इज if height is equal to 8r, tell me normal reaction at the bottom and at the top of loop। इस लूप के अंदर
8r हो गया। नाउ दिस 8r इज ग्रेटर देन 5/2r। हमने अभी अभी ये बात समझी है कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए ये जो हाइट है इसकी कम से कम वैल्यू 5/2r होनी चाहिए। 5/2r से ज्यादा हुआ तो सर्कुलर मोशन अवश्य कंप्लीट होएगा। ठीक है, हमने हाइट 5/2r से ज्यादा ले ली। ये जो हाइट है, ये जो हाइट h है, ये हमने 8r ले ली। अब यदि ये हाइट 8r ले ली, देन टेल मी व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एट द टॉप ऑफ द लूप एंड एट द बॉटम ऑफ द लूप। क्योंकि अब सर्कुलर मोशन तो अवश्य कंप्लीट होगा, और अब यदि सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा तो दोनों चीज डिटरमाइन की जा सकती है। क्या इसी समय सोच समझकर आप इस सिचुएशन को सॉल्व करोगे? इनफैक्ट नाउ वी आर अबाउट टू फिनिश WP। अब हम WP को फिनिश डिक्लेयर करने ही वाले हैं। कुछ इस तरह से एक दो केस और डिस्कस करते हैं, और अब इसके बाद आप पूरी स्पीड से स्टडी पैकेज को सॉल्व करो। जितने प्रॉब्लम्स कर सकते हो कर लो, जो नहीं कर पाते हो उनको मार्क करो, हम डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद जो अगला टॉपिक हम करेंगे दैट इज मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन प्रिंसिपल, वह टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस प्रॉब्लम को पहले चलिए, क्या इस प्रॉब्लम को डिस्कस करना चालू करें? मैं प्रॉब्लम को करने का क्लू बता देता हूं। इस प्रॉब्लम में एनर्जी कंजर्वेशन से, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा के पहले टॉपमोस्ट पॉइंट और बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी निकाली जाएगी, और फिर सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट लगा के नॉर्मल रिएक्शन निकाला जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूं। लेट मी क्रिएट सम स्पेस हियर, और मुझे दोनों सिचुएशन को कंसिडर करना होगा। मैं ये कंसेप्ट लिखा रहने देता हूं, और अब मैं पहले सॉल्व करता हूं बॉटम पॉइंट के लिए। मैं पहले बॉटम पॉइंट के लिए सॉल्व करूंगा, फिर टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए सॉल्व करूंगा। दिस इज बॉटम पॉइंट। यह पार्टिकल ऊपर से स्लाइड होता हुआ इधर तक आया। अब जब यह इधर तक आया तो मैं कहता हूं इधर से इधर तक एनर्जी कंजर्व होना चाहिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इधर 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इधर हाफ m v1 स्क्वायर लिख देता हूं, और पोटेंशियल एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी इधर हो जाएगी 0। एनर्जी कंजर्वेशन तो हमेशा लगेगा। हियर काइनेटिक एनर्जी इज 0, potential energy mgh, here height is h, here kinetic energy half mv1 square, इधर मैं इसकी वेलोसिटी v1 लिख दी। क्योंकि ये बॉटम पॉइंट पर आ गया, रेफरेंस पॉइंट पर आ गया, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 होगी। अब मैं यह कंसेप्ट लगा रहा हूं, एट द bottom of loop, initial kinetic energy plus potential energy is equal to final kinetic energy plus potential energy। इधर से मुझको v1 स्क्वायर आ गया 2gh, h की जगह 8r और 16gr, यह v1 स्क्वायर। अब एट द बॉटम पॉइंट, यह बॉटम पॉइंट है, इस बॉटम पॉइंट पर फ्री बॉडी डायग्राम में बनाता हूं।
मैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में काम करना पसंद कर रहा हूं। mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो लगेगा ही, और साथ में नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में एक mv स्क्वायर बाय आर भी नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी v1 है, इसलिए m v1 स्क्वायर बाय आर भी लगेगा। और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ ऐसे, और मैं कहूंगा नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg प्लस m v1 स्क्वायर बाय आर। और नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg प्लस v1 स्क्वायर की जगह लिख दो m बाय आर इंटू 16 जी आर। और this normal reaction is 17 mg. This is normal reaction at the bottom of loop. यदि मैंने normal reaction at bottom of loop लिख दिया, तो क्या अब आप दोबारा एक बार प्रयास करोगे normal reaction at the top of loop लिखने के लिए? Try it out. अब एक टॉप पर आप निकालने की कोशिश कर लो।